पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के ओंकार का रिकॉर्ड मतदान के लिए बंगाल के लोगों को बधाई। हार्दिक टीएमसी पूरी तरह बौखलाई, कल की वोटिंग देख दीदी परेशान। सीआरपीएफ तैनाती पर टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने ईसी के फैसले को ठहराया सही। लखनऊ में रश्मि रथी से संवाद स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम में सीएम योगी को शामिल का। विकसित भारत परिकल्पना साकार करनी है। लखनऊ अटल जी की कार्यभूमि कर्मभूमि भी है। राघव चड्ढा ने ज्वाइन की बीजेपी। अशोक मित्तल, संदीप पाठक भी बीजेपी में शामिल। नितिन नवीन की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। और ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल लेबनान की ऐतिहासिक बैठक। ट्रंप ने इजराइल लेबनान युद्ध विराम को बढ़ाया 3 हफ्ते, बढ़ा सीज फायर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल पश्चिम बंगाल का दौरा है। बताते हैं आपको, नवद्वीप विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कटवा और बागदा विधानसभा में भी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित है। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 जगहों पर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कटवा बागदा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा है। नवद्वीप विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कटवा और बागदा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा। नवद्वीप विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ। कल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए जनसभा करेंगे 3 जगहों पर, 3 विधानसभा में। बैक टू बैक जनसभाएं कल होने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं पश्चिम बंगाल के दौरे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहला नवद्वीप विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों की भीड़ होगी। कटवा और बागदा में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर विधानसभा में, नवद्वीप विधानसभा में, कटवा और बागदा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बढ़ेगा आगे, कल अखिलेश यादव गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। जो खबर आ रही है, कल अखिलेश यादव किसानों से संवाद करने वाले हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का गाजियाबाद का दौरा कल होगा। एमएसपी, फसल नुकसान, लागत और आय जैसे मुद्दों पर चर्चा, यानी कि किसानों को साधने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी इस वक्त रणनीति बना रही है। एआई एक्सपर्ट और किसान संगठन भी इसमें शामिल होंगे। जो खबर मिल रही है, कल गाजियाबाद के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधेंगे अखिलेश यादव। किसानों से संवाद करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कल एमएसपी, फसल नुकसान, लागत और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे किसानों से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल गाजियाबाद का दौरा है। किसानों से सीधा संवाद करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। फसल नुकसान, लागत और आय जैसे मुद्दों पर, एमएसपी के मुद्दों पर चर्चा होगी। एमएसपी के मुद्दे पर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश था, उसको और साधने के लिए अखिलेश यादव कल इसी मुद्दे पर बातचीत करने पहुंच रहे हैं गाजियाबाद में किसानों से। किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। वो किसान संगठन जो कि प्रदर्शन करते रहे हैं अभी तक बीजेपी सरकारों के खिलाफ, चाहे उत्तर प्रदेश में या फिर केंद्र में। एआई एक्सपर्ट और किसान संगठन भी इसमें शामिल होंगे।
आइए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, बढ़ते हैं। कल से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू होगी। कल से 27 अप्रैल तक यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा खबर मिल रही है। शुरुआत हो रही है कल यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर की गई है। व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। व्यवस्थाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए कोई अव्यवस्था न हो, परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद रहे। जिले में पुलिस की मौजूदगी रहे, जरूरत पड़ने पर फोर्स की मौजूदगी रहे। ऐसे में पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर इस बीच बताते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र पर बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रयास किया था। एनडीए गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सरकार का 70 करोड़ आधी आबादी के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। 70 करोड़ महिलाओं को ठगा गया है। इसलिए विधानसभा सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने आज एक बड़ी घटना जो हुई, सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से जो इस्तीफा दिया, उनके साथ अन्य सांसदों ने जो इस्तीफा दिया, जो बीजेपी ज्वाइन उन्होंने किया, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नियति और नियम बीजेपी में है। प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। पीएम देश के विकास में महिलाओं को आगे करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उसको रोका है। आधी आबादी पूरा देख रही है किस तरह से उनके विकास को रोका जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर नियति और नियम है। ये देश की जनता भी जानती है, अन्य लोग भी जानते हैं, अन्य नेता भी जानते हैं। इसीलिए अन्य दलों से नेता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। राघव चड्ढा समेत उनके साथियों ने बीजेपी जो एंट्री ली है, बीजेपी का दामन जो थामा है, उस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री में सबका विश्वास है। देश के पीएम ने 70 करोड़ महिलाओं के हक देने का प्रयास किया था, लेकिन उस हक को मारा गया है विपक्षी दलों द्वारा। पीएम के विकास में, पीएम के देश के विकास में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश जो थी, उसको नाकामयाब किया गया है विपक्ष द्वारा। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे। और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30। रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई, जो हमलावरों ने घर में घुसकर गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिखाती है। बैजू ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सुनिए। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और
एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र एक ही बैठक में संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कार्य होंगे। इस सत्र को लेकर के प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2029 के आम चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष के सहयोग न देने के कारण अब विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। बात तो जहाँ तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उन्होंने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार ने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा की कार्रवाई खिलाफ। रामपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान कर पुलिस सीधे उनके घर पर पहुंच रही है। पेंडिंग चालानों का मौके पर ही निराकरण कराया जा रहा है। भुगतान नहीं कराने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिनों में 135 वाहनों की जब्ती हुई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही। उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही। पेंडिंग चालान वालों का भी निराकरण किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा खुद नारसन बॉर्डर पहुंचे और वहां ग्रीन कार्ड सेंटर की जांच भी उन्होंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है और इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने यात्रियों से भी विनती की कि वे उत्तराखंड में गंदगी न फैलाएं और क्लीन उत्तराखंड का सपना सच करने में मदद करें। तो मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने मोर्चा संभाला है। रुड़की में चारधाम यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं चाकचौबंद की गई हैं। ग्रीन कार्ड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की शाम के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें टीवी लगा है, एसी लगा है और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जांच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पे प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज मुझे देने हैं, तो सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। वहीं मंगलौर नगर पालिका में हुई बैठक में शहर को बदलने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगले साल का बजट पास कर दिया गया है और अब शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पालिका की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके अब वहां एक नई और आधुनिक बिल्डिंग बनाई जाएगी।
साथ ही वार्ड नंबर 1 का नाम भी बदला जा रहा है। हालांकि शहर में बढ़ते अतिक्रमण और खराब पड़े वाटर कूलरों को लेकर अभी भी जनता में नाराजगी है। अध्यक्ष मोहियुद्दीन ने भरोसा दिलाया है कि वे अतिक्रमण पर जल्द एक्शन लेंगे और शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। जितने भी प्रस्ताव थे मेंबरों के, माननीय विधायक जी के, सांसद जी के, सभी प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। इनमें एक प्रस्ताव था वार्ड नंबर 1 मानव अधिकार आयोग में विचाराधीनता मामला। उस वार्ड का नाम था चमरान खालसा। उस पर कुछ आपत्ति थी, इसलिए हमने उस आज बोर्ड में बहुत प्रस्ताव पास हुए हैं। लंडोरा रोड का सौंदर्यीकरण, टांडा भनेड़ा रोड का सौंदर्यीकरण, मुरदाना रोड का सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार, जो जल निकासी की समस्याएं हैं, गोला तालाब की समस्या थी, वहां पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन हमने डाल दिया, ऑलरेडी चल रही है, वहां पानी की समस्या। मानदेय वार्ड नंबर 1 के सभी जो सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें सबको बुला के मशवरा करके जो वो नाम बताएंगे फिर बस वो रख देंगे। ठीक है जी। नहीं साहब, माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो सैनीपुरा के लोग हैं, महिला खालसा के लोग हैं या महिला मिर्जागान के, हम उनको जो भी सम्मानित लोग हैं उन्हें सबको बुला के और जो वो सब कहेंगे बस अपना वो नाम रख देंगे। वहीं लोहाघाट के मुख्य बाजार में इन दिनों चलना मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात यह है कि आदर्श थाने के ठीक सामने ही लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी हैं, जबकि वहां साफ साफ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। इस अवैध पार्किंग की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हो रही है। गर्मी का मौसम है और जंगलों में आग लग रही है। ऐसे में अगर फायर ब्रिगेड को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो इन गाड़ियों की वजह से रास्ता ही नहीं मिल पाता है। यही हाल एनिमल एम्बुलेंस का भी है। रोज पुलिस के बड़े अधिकारी यहां से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक इन गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं की है। लोग डरे हुए हैं कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आई तो इन खड़ी गाड़ियों की वजह से कहीं जान माल का बड़ा नुकसान न हो जाए। तो मीना बाजार से गांधी चौक तक अवैध पार्किंग हुई है और लोहाघाट में देखिए इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। नो पार्किंग, लोग बेखौफ खड़े वाहन कर रहे हैं। बेतरतीब तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। जो आम लोग हैं वहां पर, उन लोगों को परेशानी हो रही है। अब खबर लोहाघाट से ही है। लोहाघाट के किमतोड़ी इलाके में पानी की समस्या अब एक बड़ी मुसीबत बन गई है। आलम यह है कि पूरे गांव के लोग सिर्फ एक हैंडपंप के भरोसे ही जी रहे हैं। गांव में ये देखिए जरा तस्वीरें। सुबह से शाम तक महिलाएं और बच्चे पानी भरने के लिए लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, जिससे उनके हाथों में छाले तक पड़ गए। 4 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल लगाने का वादा हुआ था, लेकिन काम आज भी अधूरा है। अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है और ठेकेदार का कहना है कि उसे पैसा नहीं मिला। इस खींचतान के बीच गांव वाले प्यासे हैं। अब ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द पानी नहीं मिला तो वे जिला मुख्यालय जाकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। कई परिवारों का सिर्फ एक सहारा है, वो है हैंडपंप। आप देखिए 4 साल से रुका हुआ है, यहाँ पर यह काम ठप है। किमतोली में पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। पानी के लिए पता नहीं इसमें कितने तो ठेकेदार बदले और पता नहीं कितने इसमें रोक रखे हैं। इसमें 4 साल तक आगे हम तो तरस रहे पानी के लिए। हमें चाहिए पानी, पैसे भी तो हमें ठोस मिलना चाहिए। इससे आजकल इसमें सुनने में भी ये आया कि इसमें घोटाला भी हुआ है, लेकिन इसकी जांच पर्चा अच्छी तरह से हो। मैं आज खड़ा हूँ किमतोली रोड में, जो एकमात्र हैंडपंप है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ बहनों को देखता हूँ पानी भरते हुए। आदमी का, घर वालों का आधा समय तो पानी भरने में निकल जा रहा है। आज जो रोडें बहुत अच्छी थी, मेरे को बताया गया बहुत बढ़िया रोड थी। इसको बनाने के लिए आनन फानन में करीबन 40 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए। शायद ठेकेदारी से ज्यादा फायदा है। और जब मैंने पता किया जो ये योजना चलाई JJM की, जल जीवन मिशन की योजना में, अभी तक सरकार ने इसमें कोई पैसा अवमुक्त नहीं किया है। सरकार जब तक पैसा नहीं देगी ठेकेदार भी काम कैसे करेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मंत्री सुनील शर्मा ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के प्रति झूठा प्रेम दिखा रहे हैं। सुनील शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के प्रति झूठा प्रेम दिखा रहे हैं। सब जानते हैं कि नीरज मिश्रा की हत्या किसके इशारों पर हुई।
उर्मिला वाजपेयी के साथ गुंडागर्दी की और अपमानित किया। अखिलेश ब्राह्मणों के प्रति घड़ियाली आंसू न बहाएं। सुनील शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उर्मिला वाजपेयी के साथ गुंडागर्दी की और अपमानित भी किया। घड़ियाली आंसू न बहाएं अखिलेश ब्राह्मणों के प्रति। सुनील शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन का सम्मान योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि अखिलेश बिहार गए, वहां हार गए। उन्होंने कहा कि ममता के लिए यहीं से प्रचार कर रहे हैं, वो भी हार जाएंगी। सिर्फ ट्वीट बाजी चल रही है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन के लिए सिर्फ ट्वीटबाजी कर रही है। घर बैठ करके इसी कमरों में बैठ करके ट्वीटबाजी चल रही है कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी का वो प्रचार कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी हार जाएंगी। यहीं से प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव, पूरा समाजवादी पार्टी कुनबा। ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान किया है अखिलेश यादव ने, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति घड़ियाली आंसू न बहाएं अखिलेश यादव। सुनील शर्मा निशाना साधा अखिलेश यादव ब्राह्मणों के प्रति। सब जानते हैं कि नीरज मिश्रा की हत्या किसके इशारों पर हुई। उर्मिला वाजपेयी के साथ गुंडागर्दी की और अपमानित किया उन्हें, इसलिए घड़ियाली आंसू न बहाएं अखिलेश यादव। मंत्री सुनील शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ब्राह्मणों के प्रति घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह आरोप लगाया है मंत्री सुनील शर्मा ने। मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि अखिलेश बिहार गए, वहां हार गए। ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी हार जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा सुनील शर्मा ने, सुनिए। आज श्री अखिलेश यादव जी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति झूठा प्रेम और प्रदेश में हुई आग की दुर्घटनाओं पर अपने षड्यंत्रकारी विचार रखे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत साबित हो रही है। वो ब्राह्मणों के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पूरा प्रदेश जानता है कि नीरज मिश्रा की हत्या कैसे हुई थी, किनके इशारों पर हुई थी और क्यों उसकी हत्या का केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हम सब लोग और पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, पूरे कन्नौज के वासी जानते हैं। इटावा की बहन उर्मिला वाजपेयी के साथ घर में घुसकर गुंडागर्दी और उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम किस प्रकार किया गया था, ये भी प्रदेश के सब लोग जानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम ना करे। ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है, ब्राह्मण सनातनी है और आज पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश में सनातन का सम्मान जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है वह अद्वितीय है। लेकिन अखिलेश जी को क्या कहें, उनको तो उनके पास अपना कोई ना तो विजन है, ना उनकी कोई उपलब्धियां है जिसको वो बता सकें। जहां वो चले जाते हैं उसी दल की सरकार बिहार गए थे, बिहार में डुबो आए, बंगाल में जाकर के ज्ञान बांट रहे हैं। बंगाल में देख लेना ममता जी का क्या हाल होगा और 2027 में इनका क्या हाल होने वाला है, ये सबको पता है। इसलिए वो जो है इस तरह की बातें अखिलेश जी कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अच्छे काम करिए और जो बुरे काम किए गए हैं उनका प्रायश्चित करिए, तो हो सकता है भगवान आपके पापों को माफ कर दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं।
समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अशोक मित्तल, संदीप पाठक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक भी भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक रूप से दामन थाम लिया है इन्होंने। नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, इनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका और इसी के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी हमलावर है इस पर। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक। प्राथमिक तौर पर ये देखिए जरा तस्वीरें। इन्होंने नितिन नवीन के पास जाकर के बीजेपी कार्यालय पर इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी में इन्होंने सदस्यता ले ली है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे करके और देखिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम इन्होंने लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पोस्ट किया है कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया है। मैंने 2 अन्य सांसदों के साथ मिलकर के हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर।
उन्होंने लिखा कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने 2 अन्य सांसदों के साथ मिलकर के हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे हैं। समाजवादी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पोस्ट किया। राघव चड्ढा ने कहा कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आपके 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने सभापति को पत्र देने की बात कही है। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग की है। संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की अपील करेंगे, संजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने सब कुछ दिया इन लोगों को, उस पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है। राघव चड्ढा ने पार्टी में तोड़फोड़ की है। पार्टी में टूट की असली वजह राघव चड्ढा है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग कर दी है आम आदमी पार्टी ने। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की अपील करेंगे हम सभापति से। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभापति को पत्र देने की पूरी तरह से हम लोग तैयारी में हैं। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन सब पर कार्रवाई हो। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित की बात कही। सीएम योगी ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यूपी में 18% कृषि विकास दर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान बेहतर परिणाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार। सीएम योगी ने कहा कि आज कृषि विज्ञान केंद्रों में नए इनोवेशन हो रहे हैं। यूपी में किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सीएम ने कहा कि हमारे उठाए कदमों के परिणाम सबके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसानों के साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। इस दौरान आप देखिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं कृषि सम्मेलन में। और तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। यहां के अलग अलग हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कौन सी वैरायटी प्रभावी हो सकती है और कौन सी तकनीक अपनाई जानी है, तकनीक का क्या प्रभाव हो सकता है, समय पर बीज अगर गिर गया उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ता है, और क्वालिटी सीड है तो क्वालिटी सीड उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। ये सारे परिणाम आज हमें देखने को मिले हैं और मुझे ये देख करके अच्छा लगा कि इस बार हमारे कुछ जगहों पर हेक्टेयर
धान का उत्पादन तो 100 कुंटल तक पहुंचा है, 100 कुंटल पर हेक्टेयर पहुंचा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जहां हम 50-60 तक सीमित थे वह 100 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि भारत सरकार की पहल का परिणाम, जब मुझे अलग अलग जनपदों के खेतों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने देखा कैसे जिन क्षेत्रों में पहले लोग एक फसल लेते थे, वर्ष में एक फसल, वहां पे 3-3 फसल अब ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अत्यंत उर्वरा भूमि है। हमारी 85 से 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है। बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम 10 से 12 घंटे खेतों में किसानों को बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ये सभी स्थितियां होने के कारण बेहतरीन अवसर हैं। आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। हम किसानों के साथ हैं, किसान बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि आज कृषि विज्ञान केंद्रों में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि आज देखिए किसान और वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारे उठाए कदमों के परिणाम मिल रहे हैं। किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। एक मंच देने की आवश्यकता है किसानों को। कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रहे हैं और हमारी सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं उससे आज किसानों को फायदा हुआ है। और इसीलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश में 18% कृषि दर जो है वो पहुंच चुका है। यह दिखाता इस बात का प्रमाण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है और किसानों के लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी वैज्ञानिकों को भेजा जाए, हर जिले में, हर ब्लॉक में किसानों के साथ मिलकर काम करें, वहां पर अवेयरनेस कैंपेन चला जाए। जो समस्याएं हैं, सॉइल की टेस्टिंग हो, तमाम व्यवस्थाएं की जाए और इनोवेशन और एआई का भी यहां पर प्रयोग किया जाए ताकि किसानों को सही समय पर और तेजी से मदद मिल सके। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के कारण इसमें बाधा आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। सुनिए जरा एक बार क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। आबादी का आशीर्वाद मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कल मैं देख रहा था इतना भारी जनसैलाब, महिलाओं की इतनी बड़ी वोटों की संख्या निकली है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं बरेली की धरती पर और मातृशक्ति के बीच में, नारी शक्ति के बीच में, कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आधी आबादी का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा तो कहीं कोई हमें सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन आधी आबादी का अगर श्राप मिलेगा सपा और कांग्रेस को तो भस्म हो जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आधी आबादी का प्रकोप झेलने की क्षमता आपके अंदर। यूपी के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया है। बंगाल में उन्होंने कहा टीएमसी की सरकार बनेगी। डिंपल यादव ने कहा टीएमसी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, ये बात तय है। डिंपल यादव ने कहा सपा के नेता बंगाल के नेताओं के संपर्क में। डिंपल यादव ने कहा कि जनता ने दीदी को पूर्ण समर्थन दिया है, ये बात तय है कि दीदी वापस आ रही हैं बंगाल में। बंगाल के लोग टीएमसी को वापस ला रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, हर जगह मिटाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लोग यही कर रहे हैं और ये भी उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेता
टीएमसी के नेताओं के संपर्क में हैं। सांसद डिंपल यादव ने यह बयान दिया है। बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव का बयान मैनपुरी में उन्होंने दिया। बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, डिंपल यादव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप में डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होता है, कौन नहीं। जितने भी मुख्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कोई भी जो लोग हैं, जो वाकई में जो धरातल पे लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी माताएं बहते हैं, उनसे वाकई में कोई संपर्क ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाने में असक्षम है। पूरी तरह से ये सरकार असक्षम। यूपी वाराणसी में लफ्जियात का मामला सामने आया। लफ्जियात का मामला सामने आया है। हिंदू युवती से बताजवारक धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई है। युवती को बहला फुसला करके एक आरोपी भगा कर ले गया। आरोपी ने युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अम्बेडकर नगर से आरोपी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण का और लफ्जियात का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स इस वक्त है। वाराणसी में लफ्जियात का मामला सामने आया। बताते हैं आपको, यूपी वाराणसी में हिंदू युवती से धर्म परिवर्तन की कोशिश। युवती को बहला फुसला करके भगाने का युवक, इसे पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी ने युवती को बहला फुसला करके भगाया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अम्बेडकर नगर से गिरफ्तार किया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र एक ही बैठक में संपन्न हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कार्य होंगे। सत्र को लेकर के प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2029 के आम चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष के सहयोग न देने के कारण अब विशेष सत्र बुला करके निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का फैसला। तीस अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार ने फैसला लिया है। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज का निपटारा होगा। साथ ही साथ विपक्ष का सहयोग न मिलने पर अब यहां पर निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। पहली बात तो जहां तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उनने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार ने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, अब इस पर कांग्रेस पार्टी भी घेर रही है। विपक्ष का सहयोग न मिलने के बाद निंदा प्रस्ताव लाने के बाद
कही जा रही है। विशेष सत्र बुला करके 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का ही फैसला। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की बात तक कही जा रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाने के बाद निंदा प्रस्ताव की बात कही जा रही है। विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के बाद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लिया जाएगा। कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में निंदा प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और ऐसे में सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज पहले निपटाया जाएगा, उसके बाद निंदा प्रस्ताव पास होगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन में ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दी। सीएम साय ने कहा कि 70 करोड़ महिलाओं के साथ ही बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए विधानसभा सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नियति और नियम बीजेपी में है। प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। सीएम साय ने कहा इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा विपक्ष ने किया है और ऐसे में जनता विपक्ष की नीयत को जानती। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात उन्होंने कही थी। 70 करोड़ महिलाओं को विपक्ष ने बड़ा धोखा दिया है। महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक को छीना है। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद ऐलान के बाद बीजेपी में शामिल होने पर भी उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सबका विश्वास इस वक्त हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सबका कल्याण निहित है और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास के तहत लोग बीजेपी पर, पीएम मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। 70 करोड़ महिलाओं के साथ विपक्ष ने धोखा किया। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन ने महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया। आधी आबादी को धोखा मिला है। सीएम साय ने कहा कि एक तरफ बीजेपी महिलाओं के हक को देना चाहती है, एनडीए महिलाओं के हक के पक्ष में है, लेकिन इंडी गठबंधन और विपक्षी पार्टियां लगातार महिलाओं के हक को मार रहे हैं। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे। और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ।
तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत। जिस तरह से हमारे माननीय सीएम साय ने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। एनडीए गठबंधन ने महिलाओं के आरक्षण के हद को मारा है। आधी आबादी महिलाओं आधी आबादी के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। विपक्ष को कभी देश माफ नहीं करेगा। आधी आबादी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी देश के विकास में महिलाओं को आगे लाना चाहते थे। 33% आरक्षण देना चाहते थे। एनडीए गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा 70 करोड़ महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है विपक्ष ने। उनके हक को छीना गया है। आधी आबादी के विकास के पथ पर रोड़ा डालने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। एनडीए गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा कि यह देश के साथ धोखा है। देश की आधी आबादी के साथ धोखा है और देश की आधी आबादी को इन्होंने वर्षों तक उनके हक को ऐसे ही लटकाया भटकाया। सरकार में भी रहे, इस दौरान भी उन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की सोची और विपक्ष में रहकर भी इन्होंने महिलाओं के हक को रोका है। देश की आधी आबादी देख रही है कौन महिलाओं के हक के लिए काम कर रहा है और कौन उनके हक में रोड़ा बन रहा है। तो पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। एनडीए गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल के में साथ नहीं दिया। ये सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को पुलिस पहचान करके सीधे उनके घर पर पहुंच रही है। पेंडिंग चालानों का मौके पर ही निराकरण कराया जा रहा है। भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिनों में 135 वाहनों की जब्ती कार्रवाई की गई है। रायपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। स्मार्ट सिटी सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अलर्ट है। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच रही है। मौके पर ही पेंडिंग चालानों का निराकरण किया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। घर पर जाकर के ट्रैफिक चालान के सारे निराकरण कराए जा रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच करके कार्रवाई कर रही है लगातार। और बढ़ेंगे कि रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां हमलावरों ने घर में घुसकर के गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिखाती है। बैज ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सुनिए जरा। तो दीपक बैज ने कहा कि घर में घुसकर हमला हो रहा है, लेकिन सरकार लगातार चुनाव में व्यस्त है। दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सरकार को लगातार सरकार इस्तीफा दे दे। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं
उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना। यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ठकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आए एक सर्वे से सियासी पारा बढ़ते जा रहा है और पार्टियों के बीच नई रणनीति को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। एक सर्वे के अनुसार यूपी 2027 के चुनाव में बीजेपी को 403 सीटों में से लगभग 256 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जो ये संकेत देता है कि राज्य में बीजेपी की पकड़ अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी करीब 135 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ है कि सपा को सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। इस सर्वे से ये भी सामने आ रहा है कि मतदाताओं का रुझान बड़ी और स्थापित पार्टियों की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा असर छोटे दलों और एनडीए के सहयोगी दलों पर पड़ सकता है, जिनकी राजनीतिक जमीन कमजोर होती दिख रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मतदाता स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे बड़े दलों को स्वाभाविक बढ़त मिल रही है। अगर देखा जाए तो ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए एक चेतावनी का संकेत माना जा सकता है कि उसे संगठन मजबूत करने, नए सामाजिक समीकरण बनाने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बढ़ाने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। इस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी यूपी 2027 के चुनावों में साफ तौर पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2027 में
क्या फिर से बुलडोजर बाबा का जादू चलने वाला है? क्या बुलडोजर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को बढ़त दिलाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यूपी के सत्ता में काबिज होने जा रही है, देश के सबसे बड़े सूबे में काबिज होने जा रही है? क्योंकि आंकड़े तो यही बता रहे हैं, सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 256 सीटों पर स्पष्ट रूप से बढ़त के संकेत हैं। महज 135 सीटों पर सपा समाजवादी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव दावे पर दावे कर रहे हैं। और ये सर्वे क्या बताते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में अभी से पार्टियों की लगातार तैयारियां भी दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 256 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये सर्वे क्या कहता है, ये सर्वे क्या बताता है, क्या संकेत देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो साख है सरकार पर, लोगों का भरोसा अभी भी टिका हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो कानून मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता उसे सराह रही है। यूपी की जनता अभी भी बीजेपी पर भरोसा कर रही है और इस बार भी